पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना आप सभी का साइंस स्टडी में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सूखा तक पढ़ा था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सूखा क्यों पड़ता है, तो इसका उत्तर इधर देख लीजिए। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं फिर बताते हैं। हाँ, ये पिछले उसमें हमने पढ़ा कि वनों में वृक्षों की कटाई के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब आगे देखते हैं। आप लोग अपनी बुक ज़रूर खोल लें, जब भी वीडियो देखें तो बुक खोल लें, इधर पे देखते जाएं और अपनी बुक से ध्यान से समझते जाएं। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7वीं का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। अब मृदा अपरदन क्या होता है? तो बारिश के मौसम में जिन क्षेत्रों पर वृक्ष नहीं होते हैं वहाँ की मिट्टी बह जाती है। उपजाऊ मिट्टी का बहना ही मृदा अपरदन कहलाता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, और जिस क्षेत्र में से वृक्ष की कटाई बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, यानी जो उपजाऊ भाग होता है मृदा का, ह्यूमस कहलाता है, उसकी कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, क्योंकि ह्यूमस कम होगा यानी उर्वरा शक्ति कम होगी। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर कहाँ से होगा बताते हैं। भूमि में वृक्षों की कमी के होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये आपके अगले प्रश्न का उत्तर हो गया। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? इधर पे आपको इधर से और इधर तक सूखा किस प्रकार पड़ता है उसका उत्तर था। अब आगे देखते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता, भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची, यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें उन उत्पादों की कमी होने की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं। अब इधर क्रियाकलाप 7.2 दिया गया है। इसमें क्या है? वनोन्मूलन से वन प्राणी जीवन भी प्रभावित
होता है। कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। ये तो आपके लिए क्रियाकलाप है। आगे देखिए, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वनों और वन्य जीवों दोनों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। कैसे? ये आगे पढ़ते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली और बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणी को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया, पहले बूझो और एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र नामक क्षेत्र चुना। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, प्रोफेसर अहमद ने बूझो और पहेली को के प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए किस जैव मंडलीय क्षेत्र के भ्रमण का प्रस्ताव रखा है या चुनाव किया? तो आप क्या कहेंगे? पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र। इसके बाद वे जानते हैं कि इस क्षेत्र में एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचली पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडल क्षेत्र में बच्चों के मार्गदर्शन का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब जैव मंडल शब्द आया तो जैव मंडल का क्या अर्थ है? तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जीवन यापन की योग्य। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो ये भी एक परिभाषा हो गई। फिर आगे क्या बताया माधव जी ने? माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जीवों जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र हैं। इसके आगे का हम अगले वीडियो में समझेंगे।